प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब स्वीडन से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का आलिया जी। डॉक्टर साहब, इस वक्त जंग जो है वो एक बहुत ही बदसूरत शक्ल इख्तियार कर चुकी है और ये हमास और इजराइल की लड़ाई से बढ़कर अब लग रहा है कि एक मल्टी फ्रंट वॉर इस तरीके से हो चुकी है कि कई फ्रंट्स खुल चुके हैं। पहले मैं आपके सामने कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं गजा और इजराइल की रखे देती हूँ। इजराइल ने इतनी जबरदस्त बमबारी की है गजा पर कि कहा जा रहा है कि गजा का जो है वो पूरा फ्लैट हो गया है और पूरे का जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। अच्छा, उसी के साथ हमास ने जो है वो कहा यह जा रहा है, इस वक्त मेरे सामने खबरें मौजूद हैं कि इजरायली सिटी जो एशकेलॉन है उस पे बहुत ज्यादा बमबारी की है और उसको जला दी है, जला के राख कर दी है। तो दोनों तरफ की ये सूरत हाल है और उसी के बीच सर हम ये देख रहे हैं कि जो कंट्रीज है वो अपनी अपनी साइड लेते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि इराक ने जो है धमकी दे दी अमेरिका को, इसी तरीके से हूथी कबाइल भी बीच में आ गए और फिर हम देख रहे हैं कि जो रशिया है वो भी पैलेस्टीन के साथ खड़ा है, जबकि वेस्ट जो है वो उनके। तो डॉक्टर साहब, आप इसको देखते हुए क्या आप समझते हैं कि ये एक दो मुल्कों के बीच की जंग से बढ़कर आगे की जंग बन चुकी है और कोई बहुत बड़ी अब दुनिया के लिए भी तबाही हो सकती है? कम से कम मिडिल ईस्ट के लिए तो बहुत अब ये खतरनाक हालात हो गए हैं और ये कहाँ तक फैल सकती है ये तो वक्त ही बताएगा कि रशिया ने क्या फुल बैकिंग की है। ये मैंने सुना नहीं है, लेकिन आपकी बात अगर आपने फॉलो किया है तो दैट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमास ने जो हमला किया वो जो इज़राइल की अपनी एक थी ना एरोगेंस कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है और हमारे जो इंतज़ाम है वो बहुत परफेक्ट हैं, वो साबित हो गए हैं कि दैट्स नॉट ट्रू। और इसमें भी कोई शक नहीं। अब ये अभी अभी मैंने एक लेटेस्ट सुनी है खबर, वो कह रहे हैं कि ये जो खबर है ना कि इन्होंने बच्चों के गले काटे हैं और ये हमास वाले डिनाई कर रहे हैं कि दिस इज प्रोपेगेंडा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने जाके एक म्यूजिक फेस्टिवल था वहां पे भी कत्लेआम किया है। तो इसमें ये सारे एक्ट तो टेररिज्म बनते हैं, बट व्हाट अबाउट द टेररिज्म विच गोज ऑन ऑल द टाइम फ्रॉम द साइड ऑफ इजराइल। हाँ जी, उन्होंने इधर तो गाजा ट्रिप के अंदर उन्हें वो किया हुआ है, तकरीबन इट्स ओपन प्रिजन। आना जाना उनकी मूवमेंट जो है वो सारी वही कंट्रोल करते हैं। परमिट के ऊपर लोग आते हैं काम करने इजराइल, फिर वापस चले जाते हैं। इसी तरह जो वेस्ट बैंक है उसके अंदर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी सारी इजरायली मिलिट्री की पोस्ट हैं वहां पे। तो आप अंडर ऑक्यूपेशन जो लोग हैं उनके साथ अगर ये सुबह शाम आप बर्ताव करते हैं तो इजंट दैट ए कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ ऑपरेशन जिसमें टेररिज्म भी होता है। अभी मैंने देखा है कि 200 कितने लोग बता रहे थे इन्होंने पिछले चंद महीनों में मार दिए हैं फलस्तीनियों के। सो इसमें कोई शक नहीं, मिलिट्री पावर इसराइल की और अमेरिका अब उनको बैक करेगा। दैट इज ऑलवेज द केस। मैं इस इसराइल के क्राइम में अमेरिका को हिस्सेदार डालता हूं। अगर अमेरिका अपना पूरी इंसाफ के साथ ये बात करता तो जो फैसला यूएन या चार्टर का हो चुका हुआ है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होगा और उसके अंदर 1967 का जो बॉर्डर था वो विल बी द शेप ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट, तो उस उसको पूरा कभी नहीं किया गया। हालांकि इसमें कोई शक नहीं, जिमी कार्टर और वो जो हैं बिल क्लिंटन के दौर में भी कोशिशें हुई, लेकिन इसराइल की तरफ से अगर कुछ लोग तैयार हुए तो इसराइलियों ने कत्ल कर दिया यित्ज़हाक रबीन को, जो प्राइम मिनिस्टर थे अपना इसराइल के। हाँ जी, हालांकि वो हीरो थे 67 वॉर के। मैंने पिछले प्रोग्राम्स में गलत कह दिया, 73 वॉर, एक्चुअली हीरो ऑफ द 67 वॉर थे। हाँ जी, तो उनको इन्होंने कत्ल कर दिया बिकॉज ही वॉज गोइंग फॉर पीस विथ यासर अराफात।
अच्छा, दो बातें हैं इसमें, कोई शक नहीं कि जो चार्टर है उसका, हमास का, उसके अंदर डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल है, जो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर दुनिया में नई स्टेट्स बन सकती हैं तो उनमें से एक नई स्टेट इजराइल भी बनी, गलत बनी सही बनी, यू कैन नॉट गो एंड करेक्ट हिस्ट्री बैक इन टाइम, समझ गए आप। और अगर इजराइल और अरबों के अंदर दोस्ती हो जाए, अमन हो जाए, तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है। लेकिन क्या इसके लिए इजराइल ने कुछ इकदाम किए हैं जो इसको मुमकिन बना सके, जैसे कि एक फैसला 67 वॉर के बाद टू स्टेट की वो है, अगर वो नहीं आप मानते, चलो लेट्स से यू डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट दैट कि एक इस फलस्तीनी स्टेट हो, तो फलस्तीनियों को और इजराइलियों की मिलके एक सेकुलर स्टेट बन सकती है उस इलाके में, तो फिर भी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन यू कांट हैव millions of people uh, as in a living in a prison where you have the last word all the time, ये तो नहीं चल सकता ना। तो अब अगर सीरियन आ गए हैं, लेबनीज आ गए हैं, जैसे आप बता रही हैं, इराक से बयान आ रहे हैं, तो ये तो बहुत खतरनाक बात है कि ये जंग फैल सकती है, एक तरह की थर्ड वर्ल्ड वॉर का ही फॉर्म होगा। लेकिन अब देखते हैं बाकी दुनिया की एक्टिविटीज क्या होती हैं। इट्स अ वेरी सैड डे, वेरी सैड डे, जी इसमें कोई शक नहीं है सर। इसलिए कि एक तरफ जो इजराइल का शहर है एश्किलोन, उसके ऊपर तबाही आई है, और दूसरी तरफ गजा के ऊपर जो है, यानी दोनों तरफ जो है वो नहीं, तबाही। एस्कलोन की कितनी हुई है तबाही, जरा आपने, मैंने सुना है, व्हाट हैव दे डन। मेरे सामने जो इस वक्त आ रही है, कह रहे हैं कि वो जलाया गया है और उसमें काफी लोग जो हैं उनकी हलाकतें हुई हैं और उस पर स्ट्राइक्स की गई हैं, ये बताया जा रहा है। और एस्कलोन, इसमें हाँ कि एस्कलोन। हमास बर्न्स इजरायली सिटी ऑफ एश्केलॉन, ये खबर ये है। कौन, किसकी खबर है ये, व्हाट इज द सोर्स। सर ये मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया, उस पे चल रही है। चले, होम्स, स्कूल्स, इन सब पे जो है वो बमबारी की गई है। और वहीं पर जो गजा है उसकी भी साथ साथ खबरें कि वहां पे भी बहुत ही जबरदस्त बमबारी की गई है। और सर इसमें एक चीज जो मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी कि जो इस्माइल हानिया है, बयान ये आया है कि जंग खत्म होने तक कैदियों के तबादले का जो है वो कोई इम्कान नहीं है, यानी हम कैदियों का तबादला नहीं करेंगे जंग खत्म होने तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमास जो है वो सीज फायर चाहता है, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि जंग खत्म होगी तो हम तबादला करेंगे, तो मतलब फिर उनकी ख्वाहिश है कि सीज फायर हो। देखिए वो जंग लड़ तो नहीं ना सकते, ये जो फौजों की जंग जो है उसके अंदर उनके पास जो उन्होंने करना था 3-4 दिन में करके दिखा दिया है, उनके पास एम्यूनेशन खत्म हो जाएगा और इसको वो जंग कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर आप लेबनान से जंग शुरू हो जाती है और सीरिया से भी शुरू हो जाती है तो फिर वो एक और सिचुएशन है, समझ गए आप। सो वी विल सी कि ये जंग का जो है वो दायरा ये कितना वसी होता है। क्या आप गाजा को तबाह करके, तो डू यू थिंक दैट वुड be possible without some reaction from the Arab world? No, I don't think so. हिजबुल्लाह को आना पड़ेगा, जिसने भी ये करवाया उसने ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस सोच के ये हरकत की है। लेकिन वाइल कंडेमिंग के जो जो हमास ने सिविलियंस को मारा है, इसमें आई वुड हैव एब्सोल्युटली नो क्या कहते हैं हेजिटेशन इन कंडेमिंग इट। आई कैन वेरी मच अंडरस्टैंड कि इजराइल की जो ये नेतन्याहू की जो एक हुकूमत है, ये भी एक रेसिस्ट हुकूमत है जो हकीकत को मानना नहीं चाहती। सऊदी अरेबिया के साथ जो ये नेगोशिएशन हो रही थी, आई वेलकम्ड इट, लेकिन मेरा ख्याल था शायद आपके प्रोग्राम में और मैंने बाकियों को भी कहा था कि ये तब ही हो सकेगा अगर फलस्तीनियों के साथ भी कोई इंसाफ हो। You can't do it on the body of the Palestinians. That's not possible. जी, लेकिन डॉक्टर साहब अगर हम इसको इस तरह देखें कि पहले जब फलस्तीन या इजराइल के बीच जो बमबारी का मामला था वो जब होता था तो सब हम भी कंडेम करते थे, सब करते थे, वो एक जंग का तरीकेकार है। लेकिन जिस तरीके से हमास ने हमला किया और उनकी खवातीन को अगवा करके उनका रेप किया गया, उनको जो जो फुटेजेस और वो सामने चली हैं,
वो तो लगता है कि जैसे कोई जंगली कबाइल या कोई, वो हम सुनते हैं वो आते थे तातारी, वो आके इस तरह लोगों को जो है वो उठा के ले जाते थे और करते थे। तो आप नहीं समझते कि ये जंग से हटकर एक ऐसा उनका काम था कि जिसपे पूरी दुनिया जो कभी उनके साथ खड़ा होती थी वो भी अब जरा वो है कि ये क्या किया इन्होंने? नहीं, सारी दुनिया तो कभी भी खड़ी नहीं थी होती, और अब भी वही हैं जो उनके साथ नहीं खड़े होते, जो पहले नहीं थे होते। लेकिन जो ये हरकतें हैं ये बिल्कुल एक, वो क्या कहते हैं, बर्बरियत की निशानी है। और इन हरकतों से जाहिर है कोई पैलेस्टीनियन कॉज को कोई प्लस नहीं मिलेगा इससे। इट्स अ नेगेटिव डेवलपमेंट, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। आई डू एग्री विद दैट। ये आपसे बात की है, मैंने कहा है कि पैलेस्टीनियंस के साथ भी इंसाफ साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि आई इंस्टिंक्टिवली अंडरस्टैंड कि अगर वो नहीं होगा तो ये कामयाब नहीं हो सकता, इब्राहिमिक अकॉर्ड एंड सो ऑन। उसकी जो बेसिक कंडीशन है वो भी आप पूरी कर दें तो इजराइल और अरबों की दोस्ती हो जाए, मुसलमानों की और अरबों की, मुसलमानों और यहूदियों का अमन हो जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है। मैं तो अमन और दोस्ती में यकीन रखता हूं। आई एम अगेंस्ट ऑल वॉर, मगर एक सिंगल एक्ट ऑफ टेररिज्म को कंडेम करने के बाद आगे भी तो बात होनी चाहिए ना। वो तो मैंने कर दी है और कई 2-3 प्रोग्राम में किया है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब हाँ। ये बताइएगा हम्म, कि जो पाकिस्तान और इंडिया है वो जी। इस सिचुएशन में क्या कुछ कर सकते हैं, यानी इस जंग को रुकवाने के लिए, पीस प्रोसेस के लिए आप कुछ सजेस्ट करेंगे, या आप क्या समझते हैं कि कुछ हो सकता है? मैंने जो पैलेस्टीनियन एम्बेसडर है ना टू इंडिया, उसका मैंने वो देखा है इंटरव्यू। उसने कहा है कि इंडिया के दोनों तरफ हैं इन्फ्लुएंस, तो इंडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल इस चीज को ना पीसफुली हल करने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो टोटल इसराइल का साथ और ये सारा कुछ ऐलान कर दिया, क्योंकि वो एक और किस्म की सोच है। जो पुराना इंडिया था वो एक और किस्म की दुनिया को अंडरस्टैंड करता था। लेकिन ठीक है, आई थिंक पाकिस्तान की हरकतों की वजह से इंडिया में भी एक एंटी मुस्लिम, एंटी वो पैलेस्टीनियन सेंटिमेंट भी अब है। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की है जो हमने कश्मीर में किया है, और इंडिया के जाके हमने टेररिज्म की है। तो जो इंडिया के अंदर अब वो कंस्टिट्यूएंसी जो है वो इसराइल को अपना दोस्त समझती है, और वो कहते भी हैं कि जितने हमारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं इसराइल ने हमें सपोर्ट किया है। तो अब इसराइल इज टू मच, इंडिया इज टू मच ऑन द इंडियन साइड, द गवर्नमेंट एटलीस्ट। लेकिन फिर भी मैंने इंडियन जो है फलस्तीनी एम्बेसडर जो है इंडिया के अंदर, उसको यही कहते सोचा है कि इंडिया को सोचना चाहिए कि इनकी दोनों तरफ से दोस्ती है और ये इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। पाकिस्तान का तो कोई इधर इसमें कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड इतना बुरा है, आई डोंट थिंक दे कैन प्ले एनी रोल एनीवेयर। तो डॉक्टर साहब ये जो बात की जा रही है कि जैसे आप भी जानते हैं कि इंडिया इस वक्त बहुत सॉलिडारिटी वो शो करवा रहा है इजराइल के साथ, और भरपूर तरीके से, जाहिर है क्योंकि वो इतने करीबी दोस्त हैं, डेकेड से उनका जो है वो चल रहा है। तो इस सूरत हाल में क्या आप समझते हैं, क्योंकि इंडिया ये भी है ना कि वो कभी कहीं पर जंग में दाखिल नहीं होता, यानी वो नेटो के, उसने इनकार कर दिया दाखिल होने से कि नहीं हम नेटो में नहीं, शामिल, आपको लगता है कि अपने ट्रूप्स या असलहा या इस तरह का कुछ भेजेगा इंडिया इजराइल की मदद के लिए? आई होप नॉट, आई होप नॉट। मेरे ख्याल से नहीं। अलबत्ता मैंने ये सुना है कि इंडियंस कुछ हैं जाके लड़ना चाहते हैं वहां पे। वो अगर होगा तो पहली दफा दुनिया की हिस्ट्री में इंडियंस जाके ये काम करेंगे, तो उसका फिर बदला अपना, उसका फिर रिएक्शन भी तो कहीं होगा ना। आई वुड नॉट एडवाइज द इंडियंस टू गो इन दैट डायरेक्शन। अपने मुल्क को कायम रखें, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फॉलो करें। ठीक है, इसराइल आपका दोस्त है, आप उनके साथ सॉलिडारिटी भी रखें, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी बातों के एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कम अप विथ सम जस्टिस फॉर एवरीवन इन द रीजन। अगर वो नहीं होगा तो कुछ देर के बाद ये फिर किसी तरीके से प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। यू कांट इन द 21st century kill 5 million Palestinians and get away with it. And you can't force them all out of the territories of Israel
that's also not very likely. So Okay. then what is the choice? Make them prisoners, um, you know, of, in their lives? Even that is not possible. It will keep on creating problems. दुनिया में इंसाफ की बात अगर ये करें, जो यूएन के अपने रेजोल्यूशंस हैं, हम तो कहते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, अगर वो भी नहीं मुमकिन तो एक स्टेट हो जाए इजराइल, जिसमें सबके लिए फिर ये इक्वल राइट्स सबको मिल जाए, अंडर ऑक्यूपेशन बात खत्म हो जाए, सेकुलर स्टेट हो जाए इजराइल. तो इन सेकुलर इंडिया इज एन एथनोक्रेसी, इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी. मैंने ये जाके अटलांटिक काउंसिल जो है अमेरिका की, जब अब मैं गया था, दिस इज व्हाट आई टोल्ड देम कि इट्स अ डेमोक्रेसी फॉर ज्यूज. ठीक है, वहां पे जो अरब रहते हैं वो उनकी भी रिप्रेजेंटेशन है, दैट्स नॉट इनफ. व्हाट अबाउट द पीपल अंडर ऑक्यूपेशन? दे हैव टू बी गिवन सम डिग्निटी एंड सम फ्रीडम एंड सम जस्टिस. ये जिस दिन हो जाएगा, इस इलाके में अमन बहुत ज्यादा मुमकिन है और हो भी जाएगा मेरे ख्याल से. आई एम एन ऑप्टिमिस्ट. आखिरी सवाल आपसे ये कि क्या यूएन इसमें कोई रोल प्ले कर पाएगा? आपने कभी अब सुने जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो बार बार कह रहे हैं कि ये जो गाजा की इन्होंने किया ना कि हम सारा ये बंद कर देंगे, इट्स अ क्राइम अंडर इंटरनेशनल लॉ, कि आप ह्यूमैनिटेरियन एड भी वहां नहीं जाने दे रहे. तो आई एम वेरी हैप्पी कि जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूएन के, उनके बयान बिल्कुल मुनासिब हैं. वो हमास के इस टेररिज्म को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को अंडर ऑक्यूपेशन रखा जाता है उनके भी ऑक्यूपेशन खत्म की जाए और एक इंसाफ के मुताबिक वहां पे एक फार्मूला लाया जाए. सो एज फार एज द यूएन जनरल सेक्रेटरी इज कंसर्न्ड, आई थिंक ही हैज स्पोकन वेरी फेयरली एंड वेरी रिस्पॉन्सिबली. ठीक है. हाँ, ये ऐसे है. जी 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 डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर. थैंक्स अ लॉट. दोबारा भी आपसे बात होगी. बड़ी मेहरबानी. थैंक यू.